अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको लेते हैं हम इस डिस्कशन में। सबसे पहले क्वेश्चन पहले पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें दिया गया है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर, तो कह रहा है देन इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, यानी पीक वैल्यू यानी शिखर मान दिया गया है और कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले से अगर हम चले आगे, तो पीक वैल्यू जो होती है और जो आरएमएस वैल्यू होती है उसके साथ रिलेशन होता है कि चूंकि आई के साथ आरएमएस, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू ये होता है आई नॉट और डिवाइड बाई रूट का 2, आई नॉट अपॉन रूट 2, जिसमें से आई नॉट हमारा शिखर मान है, पीक वैल्यू है, और आई नॉट इसका पीक वैल्यू कितने का मान दिया है 10 एम्पियर के बराबर। तो आई नॉट का मान हमारे पास 10 एम्पियर के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 डिवाइड बाई रूट 2 का मान जो होता है ये 1.414 के बराबर होता है ना। अगर आप 10 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग 1.5 है और ये 10 है तो लगभग 7 के अप्रॉक्स में जाएगा, और 7 वाला ऑप्शन हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका मान लगभग 7 और पॉइंट में 0.7 और इतने एम्पियर के बराबर आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि द पावर फैक्टर इन एन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, पावर फैक्टर, ध्यान रहे पावर फैक्टर से पहले सर्किट कौन सा है, प्योर इंडक्टिव। अगर हम प्योर इंडक्टिव में देखें तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है ईएमएफ और करंट में वो कितने के बराबर होता है, π/2 के बराबर, 90 डिग्री। तो अगर हम कहें कि चूंकि प्योर इंडक्टिव है, बोला हमने कि प्योर इंडक्टिव, और यदि हम देखें तो प्योर इंडक्टिव के केस में जो फेज डिफरेंस फाई होता है वो हमारे पास π/2 के बराबर होता है। π/2 फेज हो गया करंट और ईएमएफ के बीच में। अब कह रहा है कि हमें चाहिए शक्ति गुणांक माने पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक चूंकि किसका मान होता है, कॉस के साथ फाई का मान, ये हो गया पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास पूरा पूरा लिख सकते हैं हम, पावर और साथ में फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। और कॉस फाई में अगर हम देखें तो कॉस के साथ और फाई जो फेज एंगल है वो कितने के बराबर है, π/2 के बराबर, और कॉस π/2 का मान अगर देखें तो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसलिए पावर फैक्टर विल बी 0। कौन से के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, और हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर इज 0। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप रीड करें तो इसमें दिया गया है कि इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटिव द टाइम डिफरेंस, ध्यान रहे टाइम डिफरेंस बोलिए चाहे फेज डिफरेंस बोलिए चाहे हिंदी में कलांतर बोलिए, बात दोनों सारे सेम ही होते हैं। अब कह रहे हैं इसमें कि प्योरली ओनली कैपेसिटेंस है, मतलब केवल कैपेसिटर है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, और इसमें हमसे पूछा है कि टाइम डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में। तो अगर आपको याद हो तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच में जो कलांतर होता है वो π/2 के बराबर होता है, यानी सीधा सीधा फेज। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ओनली कैपेसिटर है, तो ओनली कैपेसिटर का मतलब प्योरली और कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव और साथ में सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो ईएमएफ और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस यानी कलांतर या टाइम डिफरेंस जो होता है वो 5 फेज इज इक्वल टू π/2 के बराबर, और π/2 बोले तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 90 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी सर्किट एट रेजोनेंस। ध्यान रहे रेजोनेंस एक कंडीशन होती है जब सर्किट में करंट का मान अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। अगर आपको और अच्छे से याद हो तो एट रेजोनेंस अनुनाद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, एट रेजोनेंस की कंडीशन में, इस स्थिति में जो XL होता है मतलब इंपीडेंस इंडक्टर का, यानी XL, और जो XC होता है कैपेसिटर का कैपेसिटिव इंडक्टेंस, तो ये हमारा दोनों आपस में बराबर होता है।
और इस केस में जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कितने के बराबर, 1 में 2 पाई और अंडर रूट LC के बराबर होता है। ये हमने क्लास में भी देखा है, अंडर रूट 2 पाई LC के बराबर। अगर आप देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 में है शायद, लेकिन थोड़ा सा शक्ल चेंज करके है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई और इनटू में रूट के अंदर 1 और बट्टा में नीचे LC। तो हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर 1/LC। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए। नंबर 4 के बाद आते हैं नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कार्य करता है? आसान है, जनरेटर है। जनरेटर जहां पे दिखाई दे, पहला वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो EMI के आधार पे कार्य करता है। तो ऑप्शन देखना है केवल। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन एन AC सर्किट पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन, मतलब जो AC सर्किट है, अल्टरनेटिंग परिपथ है, उसमें जो पावर डिसिपेटेड माने खर्च होना, कंज्यूम होना है ना, खपत जो होता है वो किस में होता है? तो अगर आपको याद हो RLC सर्किट, तो RLC सर्किट जो होते हैं, ये RLC सर्किट में हम इंडक्टर को, यानी L जो इंडक्टेंस होता है, हम इंडक्टर को या तो हम चार्ज कर सकते हैं, इसको हम चार्ज करते हैं, और या फिर इसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो चार्ज करें या फिर डिस्चार्ज करें, इसमें तो एनर्जी हमारी यानी जो पावर होगा वो कंज्यूम तो होगा, लेकिन खर्च नहीं होगा, है ना। खर्च, खर्च का मतलब होता है कि जो जिसके हानि हो वगैरह। ये हम इंडक्टर को चार्ज करते हैं, नहीं तो डिस्चार्ज करते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर के साथ भी वही होता है, कैपेसिटर को भी या तो हम चार्ज करते हैं और या फिर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो बचता कौन है LCR में? LCR में केवल और केवल रेसिस्टर बचता है, और रेसिस्टर जो है वो हीट के रूप में एनर्जी का लॉस करता है। तो इसलिए रेसिस्टर जो है ये कंज्यूम करता है, कंज्यूम और साथ में क्या, एनर्जी, यानी ये एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं पावर, ये पावर या एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो रेसिस्टर है, और रेसिस्टर है तो प्रतिरोध में पहला ऑप्शन है हमारे पास, या फिर ये ऑप्शन में है रेसिस्टेंस। नंबर 6 के बाद नंबर 7 पे आता है। नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, माने एक कैपेसिटर संधारित्र जो होता है उसके द्वारा किसको ब्लॉक किया जाता है, इनमें से किसको रोक दिया जाता है? तो हम बात करते हैं, एक AC है, DC है, AC और DC दोनों, और डी ऑप्शन में है ना तो AC ना तो DC। फिलहाल हम बात करते हैं जरा DC करंट की। अगर आप DC करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट में करंट अपनी दिशा को बदलता नहीं है ना, तो करंट की दिशा को नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। और फ्रीक्वेंसी नहीं आने का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 0। यानी DC के लिए जो होता है फ्रीक्वेंसी ये 0 के बराबर होता है। अब कह रहा है कि यदि DC करंट को हम कैपेसिटर में भेज दें, तो कैपेसिटर में यदि हम भेज देंगे, मतलब यहीं पे, तो कैपेसिटर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाने वाला रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको हम XC कैपेसिटर का इंपीडेंस बोलते हैं। और XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ओमेगा और इंटू में C। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 और डिवाइड बाई 2 पाई के साथ F और इंटू में कितना, C। अगर आप देखें तो इस XC यानी कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कैपेसिटर के द्वारा कितना हो जाएगा, 1 और डिवाइड बाई 2 पाई और इंटू में इस फ्रीक्वेंसी को हम कितना लिख सकते हैं, 0 और इंटू में C। अब ये सारा नीचे 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। बोले तो अगर DC करंट को हम किसी कैपेसिटर के थ्रू भेजेंगे, तो कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो अनंत प्रोवाइड किया जाएगा। और हम जानते हैं कि करंट जो है वो उस रास्ते को फॉलो करता है जिस रास्ते में रेसिस्टेंस का मान कम हो। तो रेसिस्टेंस का मान अगर इसके देखें तो इसके द्वारा इनफाइनाइट प्रोवाइड किया जाएगा, और यदि इनफाइनाइट प्रतिरोध या रेसिस्टेंस है तो फिर इधर से करंट जाने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए
क्योंकि डीसी के लिए रास्ते में अनंत करंट मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा, तो इसलिए डीसी इसके द्वारा रोक लिया जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा कि डीसी विल बी ब्लॉक्ड, यानी डीसी को हम ब्लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं हम 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द करेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहले क्या है, इसको हम समझेंगे जरा। यहाँ पर लिखा गया है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि जब हम एक मेटेलिक बॉडी के ऊपर एक मेटेलिक चीजों का लेप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सोने के ऊपर या एक चांदी के ऊपर सोने का लेप लगा दिया गया, तो एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का लेप लगा दिया जाए, तो ये मेटल का लेप करना, कोटिंग करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डायरेक्ट करंट का यूज होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी डीसी करंट है। ये थ्योरेटिकल है चीजें, बस देखनी है, रटनी है, याद रखनी है ना। नंबर 11 पे आते हैं। नंबर 11 कह रहा है कि इन एन LCR सर्किट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एट रेजोनेंस। यानी LCR सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जो टाइम डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस यानी कालांतर होता है, वो कितने के बराबर होता है। LCR सर्किट में याद रहे LCR सर्किट, तो हम कहेंगे कि इन LCR सर्किट द टाइम डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, मेरे ख्याल से अनुनाद इसमें दिया गया है क्या, रेजोनेंस नहीं दिया है, अनुनाद की स्थिति ऊपर है, हाँ दिया है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में इसमें क्या होता है, पहले ये देखिएगा फेज निकालना है जब रेजोनेंस हो। तो पहली बात तो ये कि एट रेजोनेंस, अब ये भी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि एट रेजोनेंस माने अनुनाद की स्थिति में रेजोनेंस, रेजोनेंस की स्थिति में हम क्या देख पाते हैं कि जो एक्स एल है और जो एक्स सी है, यानी कैपेसिटर के द्वारा उसका इंपीडेंस और इंडक्टर का इंपीडेंस, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जब दोनों बराबर होते हैं तो इस समय हमारा जो सर्किट हो जाता है वो केवल और केवल प्योरली रेसिस्टिव हो जाता है। और यदि ये प्योरली रेसिस्टिव हो गया, प्योरली रेसिस्टिव यानी सर्किट में केवल रेसिस्टेंस ही रह जाएगा, ऐसा टाइप होगा, तो प्योरली रेसिस्टिव हो गया। और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जब हो जाएगा तो हम जानते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव के लिए जो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं ईएमएफ और करंट के बीच में, ये ईएमएफ और ये करंट आई और दोनों का फेजर डायग्राम एक ही एरो पे बनता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमारा फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0। तो इसलिए इस केस में अनुनाद की स्थिति में हमारा फेज डिफरेंस विल बी 0। तो 0 डिग्री के बराबर ऑप्शन आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, पाई है, पाई/2 है, पाई/4 है, और डी ऑप्शन में दिया गया 0 यानी 0 के बराबर। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे। 10 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ध्यान रहे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से पहले ये आ जाए कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अच्छा, दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसको स्टेप अप कहते हैं, और जो वोल्टेज को घटा दे उसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो अगर स्टेप अप है तो इसमें वोल्टेज बढ़ के मिलेगा, और स्टेप डाउन है तो इसमें वोल्टेज घट के मिलेगा, है ना। अच्छा, अब हमने देखा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो सिमिलरली करंट को घटाएगा। तो ये इस केस में जो करंट होगा वो आई का मान क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। और जो इसमें होगा इसमें भी करंट का मान, आई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को घटाता है। और सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है लेकिन करंट को बढ़ाता है। क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा से, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय जो कुंडली है उसमें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल, मतलब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होता है वो प्राइमरी कॉइल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर स्टेप अप है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू अधिक होगी। तो इसलिए करंट पूछा है तो करंट की वैल्यू विल बी डिक्रीज, कम होगा, घटेगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होना चाहिए। नंबर 10 के बाद नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल, एक चोक कुंडली है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितने के बराबर है, 5 हेनरी के बराबर। तो कह रहा है कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, माने इसमें जो करंट का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसका दर दिया गया है। तो कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है, चोक कॉइल के अंदर कितने के बराबर होगा। सबसे पहले जो चीजें दी गई है उसको साइड करिए, पहले लिखिएगा जरा। अगर जो दी गई चीजें हैं उसको हम साइड करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास दिया गया है इंडक्टेंस, सेल्फ कॉइल की चोक कॉइल की इंडक्टेंस जो एल है वो एल का मान दिया गया है 5 हेनरी के बराबर। इसके अलावा इसमें जो करंट का प्रवाह है उसका दर दिया है, यानी करंट का दर बोले तो डी आई और डिवाइड बाई डी टी, और ये इज इक्वल टू कितना दिया है 2 और साथ में एम्पियर और प्रति सेकेंड, 2 एम्पियर प्रति सेकेंड के बराबर दिया गया है करंट का दर। और आगे कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ का मान कितना होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस के साथ एल और साथ में डी आई और डिवाइड बाई डी टी। अब इसमें मान रख देना है, ये हो जाएगा माइनस माइनस एल का मान कितने के बराबर है 5 हेनरी के बराबर, और इनटू में डी आई बट्टा डी टी का मान हमारे पास 2 के बराबर है, तो हो जाएगा -5 गुणे में 2 इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी -10 वोल्ट के बराबर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए। माइनस का 10 वोल्ट ऑप्शन में देखते हैं, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में -10, डी में +10 है, आंसर अपना माइनस में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है। नंबर नेक्स्ट 11 के बाद 12 पे आते हैं। 12 में कह रहा है कि इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट द करंट इज इतना, करंट का मान दिया गया है, कह रहा है इतना एम्पियर के बराबर इसमें करंट है, और हमसे पूछा गया है कि एंड द पोटेंशियल भी इज इतना, यानी करंट और पोटेंशियल दोनों दिए गए हैं। तो कह रहा है कि द पावर लॉस इन द सर्किट इज, पावर लॉस कितने के बराबर होगा। याद रहे पावर लॉस जो होता है पी पावर, उसके पहले थोड़ा सा हम बात करें तो आई का मान कितना दिया है, आई इज इक्वल टू है 5 के साथ और कॉस के साथ और ओमेगा और इंटू में टी, और इसके अलावा जो वोल्टेज दिया गया V इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 200 और इंटू में साइन के साथ ओमेगा और इंटू में टी। अगर आप देखें तो आई करंट के इस इक्वेशन में मेरे पास कॉस है, और ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल V के इस समीकरण में साइन का इक्वेशन है। तो साइन और कॉस के जो ग्राफ होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस हमारे पास फाई इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री का अंतर होता है। अब फेज हमारे पास पाई है और कह रहा है कि शक्ति की हानि मतलब पावर लॉस कितने के बराबर होगा। तो सिंपल, पहले तो ये बताइए कि चूंकि पावर होता क्या है, पावर लॉस जो भी होते हैं, ये पावर लॉस जो होता है वो होता है ई आर एम एस या कहिए वी आर एम एस और इंटू में आई आर एम एस और इंटू में होता है कॉस के साथ फाई। क्लियर है क्या, ये पावर का फॉर्मूला होता है। अब पावर लॉस के फॉर्मूले में अगर हम कॉस के साथ फाई जो फेज है उसके जगह पे π/2 कर दें तो ये हो गया वी आर एम एस और इंटू में आई आर एम एस और इंटू में कॉस के साथ फाई, और कॉस फाई के जगह पे हमारे पास दिया गया है π/2, और कॉस π/2 का मान कितना होता है 0, कॉस π/2 का मान 0, तो ये सभी को गुणा करके कितना कर देगा 0, यानी पावर लॉस का मान कितने के बराबर 0 के बराबर। तो इसलिए हमारे इसमें पावर का लॉस 0 के बराबर होगा, और 0 हमारे ऑप्शन नंबर कौन में दिया है, चौथे डी में दिया है, तो इसलिए पावर लॉस विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रहा है इन ए ट्रांसफार्मर, तो इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड, अगर आपने पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में बदलती है, कॉपर लॉस हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बदल जाती है, ये एक लॉस है ट्रांसफार्मर का, तो इसलिए कॉपर लॉस हमारा आंसर होना चाहिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है तीनों ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, एलआर सर्किट की पावर फैक्टर कितने के बराबर होगी। तो हम पावर फैक्टर के लिए क्या जानते हैं कि चूंकि जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर
शक्ति गुणांक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है, अगर एल आर सर्किट है तो ये हो जाएगा आर अपॉन में जेड, और यदि एल आर सर्किट है तो जेड का मान आपने पढ़ा है कि आर और अपॉन में जेड, मतलब एल आर के द्वारा सर्किट में कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो बराबर कितने का होता है, रूट अंडर आर का स्क्वायर और प्लस में ये एल सर्किट के लिए हमारे पास ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, तो आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस में ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर। ऑप्शन टिक करेंगे जरा, ऑप्शन पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में मेरे पास है कि ऑप्शन नंबर सी में आर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जिसको हम परिबाधा भी कहते हैं, तो इम्पीडेंस का मतलब सिंपल एक रेसिस्टेंस ही है जो कैपेसिटर के द्वारा या फिर इंडक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर रेसिस्टर होता तो उसके द्वारा परिबाधा या उसके द्वारा प्रतिरोध हम रेसिस्टेंस अंग्रेजी बोलते हैं। इम्पीडेंस का मीनिंग वही है, परिबाधा का मतलब कितना प्रतिरोध वो दे रहा है सर्किट को। तो कह रहा है कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो जो रेसिस्टेंस की यूनिट वही हमारी इम्पीडेंस की यूनिट होनी चाहिए, तो इसलिए इम्पीडेंस और रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड 15 के बाद 16, नंबर 16 में कह रहा है कि हेनरी किसका यूनिट है, तो हेनरी इज द यूनिट ऑफ, यानी हेनरी किसका है, हमने पढ़ा है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जिसको हम हिंदी में प्रेरकत्व बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट 16 के बाद 17 पे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ एल बाय 1 अपॉन एल डब्ल्यू, 1 अपॉन एल डब्ल्यू अगर आपने देखा तो 1 अपॉन इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें ओमेगा और इंटू में एल। अभी अभी बोले थे कि एक्स एल इंडक्टर के द्वारा सर्किट में यानी परिपथ में दिया जाने वाला प्रतिरोध को हम एक्सएल कहते हैं, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इंटू एल, तो इसलिए ये 1 अपॉन ओमेगा इंटू एल है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 अपॉन ओमेगा एल है, चाहे कुछ भी है, ये पूरी की पूरी बात क्या है, रेसिस्टेंस ही है इंडक्टर की। अच्छा, अगर ऊपर केवल ओमेगा एल होता और ये एक्सएल का जो मान होता है ओमेगा एल होता, तो एक्सएल की यूनिट ओम होती, क्योंकि ये भी एक रेसिस्टेंस है। तो अगर इसका यूनिट ओम होता तो मैंने इसको क्या कर दिया है 1 अपॉन में लेके चला गया है इसको, तो 1 अपॉन में ओमेगा एल, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ओम हो जाएगा, और 1 अपॉन में ओम का अगर हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ओम के साथ इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम वो भी बोलते हैं MHO। तो 1 अपॉन ओमेगा एल का जो यूनिट होना चाहिए वो ओम का इनवर्स या फिर ये पूरा पूरा मो के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं कि नहीं, कह रहा है इकाई, इसमें ना थोड़ा सा ऑप्शन अगर देखें आप तो आर की इकाई, कह रहा है कि इसका यूनिट आर की इकाई के बराबर होगी, नहीं, आर का इकाई केवल ओम होता है, नहीं होना चाहिए। एल डब्ल्यू की इकाई, एल डब्ल्यू का भी ओम ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है दोनों की इकाई, दोनों बोले तो एल डब्ल्यू या फिर आर की, नहीं, हम ओम अगर ऊपर रहता तब इन दोनों की कह देते, और कह रहा है किसी की नहीं, तो मतलब इन तीनों ऑप्शन में अगर देखें तो नहीं है, तो इसलिए किसी का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्लियर है। वैसे डी ऑप्शन में ऐसे ना देखे, अगर इनमें से बोलता कि इनमें से कोई नहीं तो ज्यादा बेटर होता है ना, कि इनमें से कोई हमारा ऑप्शन नहीं, तो इसलिए 1/L ओमेगा या ओमेगा इंटू एल हमारे पास किसकी यूनिट होनी चाहिए थी, ये ओम इनवर्स इसका यूनिट होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट 17 के बाद 18 पे आते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है। अगर आपने पढ़ा हो तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम हाई रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, और हाई रेसिस्टेंस का प्रयोग करके इसको हम वोल्टमीटर में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन पहले में है कि हाई रेसिस्टेंस उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, दूसरे में लो है, नहीं, गलत होना चाहिए, कैपेसिटर और इंडक्टर ये तो होता ही नहीं है, तो इसलिए सी और डी और के बाद बी को हम गलत काटेंगे, हाई रेसिस्टेंस को हम उसके साथ जोड़ते हैं, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदलता है। थियोरेटिकल चीजें हैं, पढ़ने वाली बातें हैं केवल। नंबर नेक्स्ट और 19 पे देखते हैं। 19 में कह रहा है कि ए मीटर और विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ इतना ओम, रेसिस्टेंस मेरे पास दिया गया है, कह रहा है कनेक्टेड टू ए सेल, माने एक बैटरी से जोड़ा गया है, और बैटरी की वोल्टेज पोटेंशियल इसने दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो कह रहा है इफ ए करेंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लोस, माने अगर इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है इन द सर्किट यानी परिपथ में, तो कह रहा है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज,
इंटरनल रेसिस्टेंस सेल की अगर आपको याद हो तो हम स्मॉल r से डिनोट करते थे। वैसे तो अगर हम कहें तो करंट I का मान क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू कितने के बराबर, V अपन। एक काम करिए, पहले जो बातें दी गई है उसको लिख लीजिए, पहले ही हम नहीं चलते हैं सॉल्यूशन पे। जो बातें दी गई है उनमें क्या दिया गया है, रेसिस्टेंस दिया गया है ए मीटर का रेसिस्टेंस ऑफ इतना, ए मीटर का रेसिस्टेंस नहीं, ए मीटर विथ रेसिस्टेंस, मतलब ये रेसिस्टेंस का मान हमारे पास दिया गया है और इंटरनल पूछा है तो मतलब ये वाला रेसिस्टेंस हमारा किसका होगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम जनरली कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो आर का मान मेरे पास दिया है 0.05 ओम के बराबर, ये हमारे पास आर है। इसके अलावा कह रहा है कि कनेक्टेड टू ए सेल, एक बैटरी से जोड़ा गया जिसकी वोल्टेज इतना वोल्ट है, ईएमएफ इतने वोल्ट के बराबर है। तो मेरे पास V का मान दिया गया है, V इज इक्वल टू 1.5 के साथ वोल्ट। क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर करंट इतना प्रवाहित होती है, फ्लोज करंट, यानी I का मान भी इसने दे रखा है, I इज इक्वल टू कितना, 2 के साथ एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा इसने दिया हुआ है। तो कह रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस उस सेल की कितनी रही होगी, यानी R का मान हमें बताना है। बढ़ते हैं जरा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो करंट I जो होता है वो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V और अपॉन में R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन इसमें R जो है रेसिस्टेंस एक्सटर्नल भी दिया है और बैटरी की इंटरनल भी दिया है, तो इसलिए हम V अपॉन R केवल ना लिख के यहाँ पर R के साथ इक्विवेलेंट कर देंगे। अब कह रहा है कि V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस R था और प्लस में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, तो हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस कैपिटल R। इसमें मान रखते चलते हैं, मान रखिएगा V जो पोटेंशियल है वो कितने के बराबर है, 1.5। अच्छा, इसके पहले I का भी मान दिया है, I इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर V इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई स्मॉल r इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध निकालने हैं और प्लस में कैपिटल R का मान हमारे पास दिया गया है कितने, 0.05 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R और इज इक्वल टू 2 को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.10 और इज इक्वल टू ये वाला 1.5 वैसे ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, इसको 2R को अगर हम अलग करेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको हमने बीच में इक्वल टू दे दिया है। क्या कह रहा है कि R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ R और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 0.0 ये हो जाएगा प्लस में 0.10 और आगे इक्वल टू के बाद 1.5, ये हमारा राइट साइड में। इसको और आगे करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R और इज इक्वल टू 1.5 और माइनस में हो जाएगा 0.10 और डिवाइड बाई कितना, ये चला जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 को अभी नहीं लिया हमने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2R इज इक्वल टू 1.5 और माइनस के साथ 0.10, यहाँ से R को निकालेंगे हम, तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये 50 में से 10 गया 40, तो हम कहेंगे कि 1 पॉइंट और 4 के साथ 0 डिवाइड बाई ये वाला 2 नीचे जाएगा। मुझे लग रहा है कि R शुड बी इक्वल टू 0.7 होना चाहिए, सही है क्या, 0.7 देखिएगा ऑप्शन में है, 0.7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, R का मान। क्लियर है। नेक्स्ट, इतने R का मान इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो इतने ओम के रेसिस्टेंस के साथ हमारा सेल बनाया गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एसी सोर्स है और कह रहा है ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ओमेगा इज कनेक्टेड इन द एलसीआर सीरीज सर्किट, माने एलसीआर सर्किट में ओमेगा फ्रीक्वेंसी वाला हमारा एसी सोर्स है। कह रहा है कि द पिक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, यानी करंट की पिक वैल्यू कितने के बराबर होगी, कब होती है पहले पिक वैल्यू, तो अगर आप देखें तो पिक वैल्यू जब सर्किट में रेजोनेंस हो जाए, रेजोनेंस जैसे हम अगर बात करें एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन में एट रेजोनेंस जो होता है XL और जो होता है XC ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। XL का मान कितना होता है ओमेगा इंटू एल और इज इक्वल टू XC का मान कितना होता है 1 अपॉन में ओमेगा और इंटू में C।
अच्छा, अब ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कह रहा है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में ओमेगा अगर कोणीय आवृत्ति एक एसी स्रोत से जुड़ा है तो कह रहा है धारा का शिखर मान माने पिक वैल्यू महत्तम होगा यदि, यदि मतलब कब वो अधिकतम होगा। तो कब अधिकतम होगा, अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो ओमेगा के बारे में बोला गया है, यानी हमें इससे किसको निकालना है, ओमेगा को। तो अगर हम कहें कि आई मैक्सिमम रेजोनेंस पे एक्सएल बराबर एक्सी और एक्सएल का मान ओमेगा सी, एक्सी का मान 1/ओमेगा सी, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू एल को नीचे भेज देंगे तो 1 हो जाएगा एल के साथ सी। और यहां से यदि हम ओमेगा को साइड कर लें तो ओमेगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर दूसरे के तरफ ओवर रूट हो जाएगा, तो ये 1 कितना एल सी, और 1/एल सी ओमेगा का मान जब होगा तब हम कहेंगे कि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस में हमारा करंट का मान अधिकतम होगा। तो करंट का मान अधिकतम तब जब ओमेगा शुड बी इक्वल टू √1/LC। देख लीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला कंडीशन हमारा सही होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट 20 के बाद आते हैं 21 पे। 21 कह रहा है कि पिक वैल्यू यानी पिक वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी की पिक वैल्यू कितने के बराबर है, 440 वोल्ट के बराबर। तो कह रहा है इट्स एपरेंट वैल्यू, ध्यान रहे एपरेंट वैल्यू बोलिए चाहे आरएमएस वैल्यू बोलिए, मीनिंग दोनों का सेम ही, रूट मीन स्क्वायर या फिर वर्ग माध्य मूल जो भी है। तो हमारे पास आई आरएमएस इसने वोल्टेज है, ई आरएमएस। करंट कह रहा है कि करंट पिक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इतना वोल्ट, यानी ये पिक वैल्यू है और पिक वैल्यू वोल्टेज वोल्ट है, तो इसलिए पिक वैल्यू किसका होगा, ईएमएफ का। तो ई पिक वैल्यू को हम नॉट से दिखाते हैं, तो क्वेश्चन में ई नॉट का मान दिया गया है कितने के बराबर, 440 वोल्ट के बराबर। और कह रहा है कि अगर पिक वैल्यू ये है तो इसका एपरेंट वोल्टेज माने आरएमएस पूछा है, तो ई के साथ आरएमएस कितने के बराबर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, क्या होता है फॉर्मूला कि चूंकि ई के साथ आरएमएस जो होती है वो इज इक्वल टू होता है ई के साथ नॉट और अपॉन में कितना, √2, ई नॉट अपॉन √2। ई नॉट हमारा पिक वैल्यू जो कि क्वेश्चन में है 4 के साथ 40 वोल्ट और डिवाइड बाय √2। अब √2 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये √2 ऊपर हम लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं क्या 220। देखना जरा, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हो जाएगा 220 और इंटू में 2 और इंटू में 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और डिवाइड बाय नीचे कितना है √2, एक से एक मर जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 220 और के साथ कितना √2। मुझे लगता है 220 √2 के बराबर। ऑप्शन हम चेक करेंगे, 220 वोल्ट नहीं, √2 है, 220 वोल्ट और रूट में 2 भी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट 21 के बाद 22 पे। 22 को एक बार देखें तो इसमें कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इतना। अल्टरनेटिंग करंट माने एसी का समीकरण दे रखा है। कह रहा है कि द स्क्वायर मीन रूट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट विल बी, यानी आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी इसकी बतानी है। सबसे पहले मेरे पास जो करंट का मान दिया है समीकरण के साथ वो कितना दिया है उसको लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू मेरे पास है 60 और इंटू में साइन के साथ 100 और 100 के साथ पाई और इंटू में टी। ये हमारे पास करंट एसी का समीकरण दिया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तुलना करूं किससे, तो हमारे पास एसी करंट की जो समीकरण होती है वो कितनी होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट के साथ और साइन के साथ ओमेगा टी, और इससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे कि इसलिए जो आई नॉट है उसके जगह पे कितना है 60, तो आई नॉट का मान कितना 60। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ओमेगा इंटू टी है तो ओमेगा के जगह पे कितना है 100 पाई, तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान दिया गया 100 के साथ पाई। क्लियर है क्या। अब हमसे क्या क्या पूछा है देखें आप, कह रहा है कि स्क्वायर मीन वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है आरएमएस वैल्यू पूछा है, किसकी, करंट की। तो अगर हम कहें कि करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माने आरएमएस वैल्यू का अभी अभी हमने फॉर्मूला ई आरएमएस का लिखा था, और आई आरएमएस का कितना हो जाएगा
तो आई नॉट और डिवाइड बाई √2। अब आई नॉट हमारा क्या है, पिक वैल्यू, जो कि समीकरण से हमने निकाला है 60 के बराबर, तो 60 और डिवाइड बाई रूट के साथ 2। अगेन इसको वही करेंगे, 60 को कितना लिख सकते हैं हम, 30 गुणे √2 और गुणे में √2 चलेगा क्या, और डिवाइड बाई नीचे वाला √2, एक से एक मर जाएगा, कितना बचेगा 30 के साथ √2, ये हमारा पिक वैल्यू आएगा आई करंट का, सॉरी पिक वैल्यू नहीं, आरएमएस वैल्यू। अब कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू इतने के साथ एम्पियर हमारे पास आ गई, एक मान ये पूछा था, दूसरा मान इसने क्या पूछा है कि एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस करंट की कितनी रही होगी। तो पहले ये बताइए, ओमेगा का मान दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हमने क्या देखा है, क्या देखा है कि एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई के साथ एफ के बराबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू कितना, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अब यहां से मान रख दीजिए, ओमेगा का मान हमने निकाला हुआ है 100 के साथ पाई और डिवाइड बाई कितना 2 के साथ पाई, ये 2 से 2 मर जाएगा, 2 से 100 50 टाइम्स और पाई से पाई मर गया, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हर्ट्ज के बराबर आएगी, 50 हर्ट्ज के बराबर। अब मैच करना आंसर को, 30√2 और 50 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में है, तो बी हमारा ऑप्शन होगा, सी और डी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। नंबर नेक्स्ट 22 के बाद बारी है 23 की। 23 में कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और सामने अगर आप देखें तो 1 कंप्लीट साइकिल दिया है, एक पूरे चक्कर में ऑल्टरनेटिंग करंट का मान कितने के बराबर होगा। क्या हम करेंगे, आप पहले ये समझिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ कैसे मिलती है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ कुछ साइन वाली होगी तो कुछ ऐसा होगा, है ना, और एक अगर चक्कर देखें तो एक चक्कर में एसी वाला करंट जो होगा या वोल्टेज होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस हो चुका होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो एक चक्कर में नेट करंट का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एक चक्कर में हम क्या लिखेंगे, फॉर एक चक्कर यानी फॉर 1 साइकिल, एक चक्कर में हमारे पास आई जो होता है करंट एवरेज का मान, ये शुड बी इक्वल टू जितना प्लस उतना ही माइनस 0 के बराबर। ये तो हमने नोट में ही लिखा था, क्लास में ही लिखा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के एक पूरे चक्कर में जो एवरेज करंट यानी औसत धारा जो होती है वो 0 के बराबर होती है, ये हमने नोट में लिखा है। नेक्स्ट, अच्छा आई एवरेज 0 है, ऑप्शन नंबर देखेंगे आप तो ए में 0 दिया है, बी सी डी में जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 23 के बाद नंबर 24 कह रहा है कि द इम्पीडेंस ऑफ एन एलआर सर्किट, अभी शायद किसी क्वेश्चन में तो हमने देखा था इम्पीडेंस एलआर सर्किट की कितने के बराबर, तो एलआर सर्किट का इम्पीडेंस मतलब एल इंडक्टेंस, आर रेसिस्टेंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला रेसिस्टेंस, और वो कितना होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखे थे, ये ऑप्शन केवल देख के टिक कर देना है। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर डी में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है इस पे। नेक्स्ट 24 के बाद 25 में कह रहा है कि इफ देयर इज ए टाइम डिफरेंस, याद है टाइम डिफरेंस बोलिए चाहे फेज डिफरेंस बोलिए चाहे हिंदी में कालांतर बोलिए, मीनिंग सबका सेम है। तो कह रहा है टाइम डिफरेंस ऑफ एंगल फाई, ये फाई ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है ना, परेशान नहीं होंगे इससे, फाई हम ऐसे बना रहे हैं, ये थोड़ा स्टाइल मार दिया ऐसे, है ना। तो ये कह रहा है कि एंगल जो हमारा फेज डिफरेंस है वो फाई के बराबर है, बिटवीन किसके, बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, यानी ई और आई के बीच, आई और ई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, फाई के बराबर। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना रहा होगा, अगर आपको याद हो तो सिंपल पावर फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना, कॉस के साथ फाई। अगर आपको और अच्छे से याद हो कि पावर एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू में कॉस फाई,
और cos फाई को ही हमने पावर फैक्टर कहा था, तो इसलिए पावर फैक्टर सीधा सीधा cos फाई। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें ऑप्शंस में, ऑप्शन में tan फाई है, नहीं होगा, tan फाई नहीं होगा, sin फाई नहीं होगा, cos स्क्वायर फाई है, ऑब्वियसली नहीं होगा, पावर का स्क्वायर नहीं होता, cos फाई यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, वही हो गया, रिएक्टेंस का मतलब सर्किट एलसीआर में प्रोवाइड किया जाने वाला रेसिस्टेंस, और वो रिएक्टेंस का यूनिट भी वही जो रेसिस्टेंस का, तो इसलिए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, तो इसलिए ओम होना चाहिए, ऑप्शन बी सी डी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर नेक्स्ट 27, 27 कह रहा है कि ए हॉट वायर ए मीटर, यानी ए मीटर वही हॉट वायर की, ए मीटर की हॉट वायर ए मीटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मापने वाली ये इंस्ट्रूमेंट हो गई। तो ए हॉट वायर ए मीटर मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट को मापता है, तो वो क्या मेजर करता है, क्या वो पीक वैल्यू को मापता है, क्या वो एवरेज को मापता है, क्या वो रूट मीन स्क्वायर को मापता है, यस आरएमएस को मापता है, आरएमएस। ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल है, आरएमएस की जरूरत क्यों पड़ी थी, हम कितने पावर की कंजम्पशन कर रहे हैं घरेलू उपयोग में, कितना पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए हम धारा को या वोल्टेज को एक कांस्टेंट माने थे, और कांस्टेंट मान के ही हम अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहे थे, तो इसीलिए अच्छे से कैलकुलेशन जो करना था उसके लिए हमने रूट मीन स्क्वायर ढूंढा था, और आरएमएस वैल्यू को फाइंड करके हमारा हॉट वायर एमीटर पावर का या करंट का जितना भी है एनर्जी का कंजम्पशन बताता है, तो आर रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू को ये मेजर करेगा। फिर से थ्योरेटिकल लिखे गए हैं, पॉइंट में नोट में हमने लिखा है। नेक्स्ट 27 के बाद 28 कह रहा है कि द वर्चुअल करंट इज, वर्चुअल अगेन मैं कहूंगा, वर्चुअल बोलिए चाहे आरएमएस बोलिए, रूट मीन स्क्वायर बोलिए, है ना, तो वर्चुअल करंट इज क्या होता है, आई आर एम एस, यही पूछ रहा है, वर्चुअल करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितने के बराबर होता है, आई नॉट और डिवाइड बाई रूट 2 के बराबर होता है, जहां पर आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू, पीक अंग्रेजी में इसको पीक कहते हैं, पीईए के पीक वैल्यू, और डिवाइड बाई क्या होता है, रूट 2, और इसी पीक वैल्यू को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, शिखर मान, शिखर धारा या चाहे शिखर मान धारा की, और डिवाइड बाई कितनी, रूट 2। अब देख लीजिए आई आर एम एस शिखर मान बाई रूट 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, और ऑप्शन नंबर सी में शायद शिखर धारा डिवाइड बाई रूट 2 सही होना चाहिए, डी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गलत है। नेक्स्ट 28 के बाद 29 पे आते हैं। 29 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, और कह रहा है इट्स पीक वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू और एसी करंट की जो पीक वैल्यू है इनका रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो पहले तो यही बताइए कि आई आर एम एस और डिवाइड बाई ये पीक वैल्यू बोला है, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कितना होता है, पीक वैल्यू आई नॉट, क्लियर है क्या, ये हमसे पूछा है, ये प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यही पूछा है। अच्छा आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस अभी अभी लिखा हमने कि आई नॉट और डिवाइड बाई रूट 2 होता है, तो ये हो गया आई नॉट और डिवाइड बाई रूट 2 और डिवाइड बाई ये वाला हमारा आई नॉट। अब आई नॉट से आई नॉट मर जाएगा, आई नॉट से आई नॉट मर गया तो कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे में केवल ये रूट 2 रह जाएगा, तो 1/√2 हमारा इन दोनों का अनुपात होना चाहिए, तो 1/√2 ऑप्शन चेक कीजिएगा, ए में नहीं है, बी में है, सी में रूट 2 नहीं है, और अगले में ये तो कुछ भी कह रहा है तो ये भी नहीं, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो वगैरह पढ़े थे हम, उसमें देखिएगा डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना, ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायनेमो के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा है, थियोरेटिकल चीज है, आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट 31 कह रहा है
कि ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, यानी ट्रांसफार्मर एक यंत्र है और ये यंत्र है, थोड़ा सा ऑप्शन में जाइएगा तो कह रहा है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब यह एक यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है, और कह रहा है टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। पहले तो यही बताइए कि ट्रांसफार्मर क्या है, दो प्रकार का है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये दोनों क्या करते हैं, या तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं या तो वोल्टेज को घटाते हैं, और सिमिलरली जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो करंट को घटाता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और सिमिलरली साथ साथ करंट को घटाता है। और ये स्टेप डाउन क्या होता है, तो स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है और इसके अलावा सिमिलरली ये करंट को ज्यादा करता है। तो अगर हम देखें तो इनके कार्य में क्या दिखाई दे रहा है, या तो ये करंट को बढ़ाते हैं घटाते हैं, नहीं तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं। एसी डीसी का तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कन्वर्ट एसी टू डीसी बकवास किया जा रहा है, और ये कह रहा है कि डीसी से एसी में बदला जा रहा है, बिल्कुल बकवास किया जा रहा है। और अगला कह रहा है कि टू इंक्रीज और डिक्रीज डीसी वोल्टेज, बिल्कुल डीसी वोल्टेज को ये या तो कम करता है या तो ज्यादा करता है। और अगले में कह रहा है टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, दोनों सेम है क्या, इंक्रीज डीसी एसी। हाँ ध्यान है, ये डीसी, एसी होता है ना, जो घरों में करंट आ रहा है वो एसी है, पावर हाउस से चलने वाला, तो एसी ध्यान रहेगा। यहाँ पे डीसी को ये कह रहा है कि उसको हमें, मतलब वोल्टेज डीसी का बढ़ाता है घटाता है, बिल्कुल गलत है, एसी के वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास दिया है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिख रहा है कि एसी के वोल्टेज को या तो कम करता है और या तो अधिक करता है। तो एसी ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। नंबर 31 के बाद 32 में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू इतना, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को कुछ I बराबर इतना समीकरण से दिखाया है। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी, यानी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है। अभी क्वेश्चन आया था पिछले, अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले हमने देखा था कि ये समीकरण मेरे पास करंट की दी गई है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ऑब्वियसली, तो I इज इक्वल टू 0.6 और इनटू में साइन के साथ 0.6 और इनटू में साइन, और साइन के साथ कितना है 100 के साथ 100 और पाई टी, 100 पाई टी के बराबर है। ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू समीकरण I इज इक्वल टू आई नॉट के साथ और साइन के साथ कितना ओमेगा इंटू टी। जरा इन दोनों समीकरण को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो आई नॉट जो हमारा पिक यानी शिखर मान करंट की है वो आई नॉट इज इक्वल टू कितना 0.6 है 6। आगे ओमेगा की जगह पे कितना है, तो एंड ओमेगा इज इक्वल टू ये 100 के साथ पाई है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई है। जरा बात कीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, यानी हमसे एफ का मान पूछा गया है। अब एफ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे हम, क्या हमने पढ़ा है कि चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में एफ, यहां से एफ को निकालना है तो एफ को साइड कर दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा और अपॉन में 2 पाई। ओमेगा का मान आप कह रहे हैं कितना कह रहे हैं 100 पाई, तो हो गया 100 पाई और डिवाइड बाई नीचे कितना 2 पाई, पाई से पाई मर जाएगा, 2 से 100 कितने बार में 50 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के बराबर दिया है क्या, हर्ज में तो नहीं दिया है, नंबर में दिया है, चलेगा 50 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द इंडक्टेंस L इज द इंडक्टेंस और R इज द रिएक्टेंस। ध्यान रहे मेरे पास है कि L इज इंडक्टेंस और R इज रेसिस्टेंस और C जो है वो कैपेसिटेंस कह रहा है। तो कह रहा है कि देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
L बाई आर और आर सी, इसका डायमेंशन हमें बताना है। तो पहली बात तो ये देखेंगे अगर हम, तो L बाई आर को हम क्या कहते हैं, L बाई आर को इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव और साथ में टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, अगर याद हो आपको टाइम कांस्टेंट टाउ तो अच्छा, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा ये एक्चुअल में टाइम है, टाइम कांस्टेंट मतलब डायमेंशन टाइम वाला हो जाएगा, और टाइम का डायमेंशन केवल कितना, m0 l0 और t की पावर कितनी 1, इसका डायमेंशन टाइम कांस्टेंट के बराबर, t के बराबर। अच्छा, इसके अलावा आरसी भी क्या है, तो आर जो सी है ये हमारा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, तो ये हमारा कैपेसिटिव और साथ में टाइम कांस्टेंट, और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है अगेन इसका भी डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, और टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा m0 l0 और t की पावर कितनी 1। तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि टाइम कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन दोनों के लिए L बाई आर और RC के लिए डायमेंशन दोनों का सेम t की पावर 1, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, मैच करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहले में है m0 l1 दिया है, नहीं होगा, l तो 0 है, m0 l0 t की पावर 1 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में m0 l0 t1 है लेकिन दूसरे वाले में 1 है, याद रहे दूसरे वाला 1 में ये t की पावर 1 होना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत तो ये सही है, लेकिन d वाला क्या है, गलत है, तो d वाला t की पावर 1 और 0 यहाँ पे t की पावर 1, तो इसमें भी 1 1 नहीं है, ये भी गलत है, a b और d गलत है, थोड़ा बहुत ये सही लग रहा है, और सही भी है, थोड़ा सा लिखने के तरीके को चेंज कर दिया है, कितना होना चाहिए था m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, और सिमिलरली इधर भी लिखता m की पावर 0 l की पावर 0 और t की पावर कितनी 1, तो थोड़ा देखने में सही लगता है ना। डायमेंशन केवल टाइम का 1 है, इधर भी टाइम का 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद कह रहा है कि विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ध्यान रहे स्टेप अप स्टेप डाउन, तो हमने पढ़ा है कि चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर SDT जिसको हम शॉर्टकट में कह रहे थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेप डाउन में डाउन किसको करेगा, वोल्टेज को, तो हमारा वोल्टेज कम करेगा, और जो वोल्टेज को कम करेगा वो हमारा करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसमें कह रहा है कि विच क्वांटिटी इज डिक्रीजेज, इनमें से कौन सी राशि जो है डिक्रीज करती है, किस ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए डिक्रीज क्या होता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारा ऑप्शन धारा गलत है, और दूसरे में वोल्टेज सही है, तीसरा चौथा में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज होना चाहिए। नंबर 34 के बाद नंबर 35 पे आते हैं। 35 अगेन कह रहा है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज बढ़ा के दे, और कह रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल हैव टर्न्स, माने N1 और N2 उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से फिर कौन सही है, पहले ट्रांसफार्मर को पकड़िए, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज यानी स्टेप कौन सा, अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, वोल्टेज बढ़ना चाहिए, तो इसलिए वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इसलिए दूसरे कॉइल से वोल्टेज बढ़ के मिलेगा, यानी सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स में से अगर दूसरे से वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो टर्न्स की संख्या दूसरे में ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होंगे, तो N2 शुड बी ग्रेटर देन N1 और N2 ग्रेटर देन N1 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। नंबर 35 के बाद नंबर 36 में कह रहा है कि इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग सर्किट, AC सर्किट है, देयर इज अ टाइम लैग, टाइम लैग मतलब वही टाइम फेज डिफरेंस जिसको हम कालांतर भी कह रहे हैं, तो टाइम लैग कितना कह रहा है, फाई को थोड़ा सा लिखा दूसरे तरीके से है, वैसे इसको लिखना चाहिए था फाई कुछ इस प्रकार से, तो फाई का टाइम डिफरेंस है, कह रहा है बिटवीन द करंट I और एंड द वोल्टेज E, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में हमारा टाइम डिफरेंस फेज डिफरेंस फाई है, तो कह रहा है द वाटलेस कंपोनेंट, ध्यान रहे थोड़ा सा कहने के तरीके को अलग कर दिया है, वाटलेस कंपोनेंट, पहले तो ये बताइएगा वाटलेस करंट के बारे में हमने पढ़ा था,
और वाटलेस करंट में अगर आप देखें तो पावर शुड बी इक्वल टू कितना हो रहा था, एवरेज पावर कंजम्पशन कितना, 0 होना चाहिए। पावर कंजम्पशन 0, तो चूंकि आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर शुड बी इक्वल टू आई आर एम एस, इंटू में ई आर एम एस, और इंटू में कितना, कॉस के साथ फाई होता है। और अगर पावर को 0 करना है तो कॉस फाई को कितना होना पड़ेगा, 0। और कॉस फाई 0 कब होता है, जब फेज का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी हम कहेंगे कि फॉर पावर एवरेज इज इक्वल टू 0, हमारे पास कॉस के साथ फाई शुड बी इक्वल टू 0। पावर 0 तब जब कॉस फाई का मान 0, और कॉस फाई का मान 0 का मतलब फेज डिफरेंस फाई का मान शुड बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और या फिर π/2 रेडियन। ये इतना होना चाहिए। अब कह रहा है वाटलेस करंट के बारे में, तो पहले ये बताइएगा कि करंट और वोल्टेज में अगर हम फेजर देखें तो फेज डायग्राम में इधर ईएमएफ ले लिया और इसके बगल में हमने करंट आई ले लिया, ये हमारे पास आई है। दोनों के बीच में फेज कितना बोला इसने, फाई। अब कह रहा है वाटलेस करंट चाहिए। वाटलेस करंट जो यहां पर लिखा गया है वाटलेस कंपोनेंट और वाटलेस करंट की हम बातें कर रहे हैं, तो वाटलेस कब होगा, जब फेज 90 डिग्री हो। और कह रहा है इस टाइम पर हमारे पास करंट विल बी, करंट कितना होना चाहिए। तो आप ऐसे ही देखें कि इस आई का यदि मैं कंपोनेंट करूं तो इस आई के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इसका ई के तरफ आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे आई के साथ और कॉस के साथ कितना, फाई। और दूसरा इसका कंपोनेंट इसके लंबवत आ जाएगा और लंबवत जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास होगा आई के साथ साइन के साथ कितना, फाई। अब आप देखिए ये करंट का जो कंपोनेंट ऊपर की ओर आया है उसके साथ ईएमएफ का कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। और फेज का मान 90 डिग्री होगा तभी ना हमारा पावर जो होगा वो 0 होगा। तो फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस फाई जब 90 हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा। और पावर 0 तब होगा जब करंट का मान हम कितना लेंगे, आई के साथ साइन फाई। तो हमारा करंट फेज 0 पे करंट का मान हमारे पास जो कंपोनेंट है वो आई साइन फाई के बराबर। यानी मैं कहूंगा कि वाटलेस और कंपोनेंट, तो वाटलेस कंपोनेंट करंट का कौन सा लिया जाएगा, वाटलेस कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट, तो इसलिए आई के साथ कितना, साइन के साथ फाई। यानी आई साइन फाई हमारा आंसर होना चाहिए, है ना, वाटलेस करंट या पावर एवरेज 0 होने के लिए। तो करंट का मान आई साइन फाई वाटलेस कंपोनेंट कहलाएगी। चले नंबर नेक्स्ट 36 के बाद नंबर 37 में कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और एंड द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आई नॉट इज, यानी आरएमएस और आई नॉट में रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले यही बताइए कि आई आरएमएस कितना होता है, आई आरएमएस, चूंकि आई आरएमएस इज इक्वल टू होता है आई नॉट डिवाइड बाई √2, और आई नॉट √2 डिवाइड में जो है तो इसको हम लिखेंगे आई नॉट, और √2 का मान होता है 1.414। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7 और 0 लगभग, और के साथ हमारा आई नॉट, है ना, लगभग इतने के बराबर होगा। तो आई आरएमएस और आई नॉट के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से देख लेंगे हम कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में ये 505 दशमलव के बाद है, नहीं होगा। दशमलव के बाद 606 है, नहीं होगा। दशमलव के बाद इसमें 70 है और लगभग हमारा उतना ही आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। डी नहीं होगा क्योंकि इसमें 80 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L और एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, यानी ओवरऑल इसमें कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा की परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितने के बराबर होगा। ओवरऑल इसने एक्सएल का मान पूछा है, एक्सएल का मान कितने के बराबर होगा।
तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा और इंटू में एल, एक्सएल बराबर 1 अपॉन ओमेगा इंटू एल, और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 अपॉन ओमेगा इंटू में एल के बराबर। यही एक्स सी गड़बड़ है क्या, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो इसलिए हमारा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा और इंटू में एल, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ये सी गलत है, सी को हम हटा देंगे। क्लियर है क्या, सिंपल फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 39 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर पावर कोफिशिएंट। पावर कोफिशिएंट शक्ति गुणांक के बारे में बात किया जा रहा है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो शक्ति गुणांक क्या होता था, पावर फैक्टर, पावर और फैक्टर, तो पावर फैक्टर शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला था, इस पे क्वेश्चन में आ चुका है पहले, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना, किसके लिए है, सब में चेक करना पड़ेगा। शक्ति गुणांक यथार्थ माध्य शक्ति गलत, गुणे के साथ ये है, जैसे ये कह रहा है कि R अपॉन जेड जो होता था, और R अपॉन जेड में यहां पर लिखा गया है कि यथार्थ माध्य शक्ति आभासी शक्ति, याद है आपको, आई नॉट और अपॉन में जेड, R अपॉन में जेड, R अपॉन में जेड के बराबर, आई नॉट नहीं लेंगे हम, R अपॉन में जेड, तो हम डायरेक्ट शक्ति गुणांक इसमें गलत है, ये गुणा में है। अच्छा इसमें जेड के साथ है, जेड के साथ अपॉन में आ रहा है, गलत है, सीधा नीचे है R अपॉन में जेड, सही है। ये सिंपल पावर फैक्टर इज इक्वल टू डी हमारा ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, नहीं होना चाहिए, पढ़ के केवल टिक करना है। नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 40 कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और कैपेसिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स सी, और एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा और इंटू में सी के बराबर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी पढ़ के केवल टिक करने वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर ट्रू मीन पावर और इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, मतलब एक एसी में मीन पावर एवरेज की बात कर रहा है, औसत शक्ति का बात कर रहा है, तो हम क्या पढ़े हैं, चूंकि पावर एवरेज का फॉर्मूला पावर एवरेज, और पावर एवरेज इज इक्वल टू कितना आई आर एम एस के साथ ई आर एम एस, और इनटू में कॉस के साथ कितना फाई, कॉस फाई हमारा पावर एवरेज का फॉर्मूला, और पावर एवरेज ई आर एम एस कॉस फाई गलत है, पावर एवरेज ई आर एम एस कॉस फाई ये भी गलत है, दोनों सेम ही है, सेम ही है। पावर एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस साइन के साथ फाई, ई इसने कैपिटल लिया है, हमने स्मॉल के साथ लिखे है तो ई एम एफ ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। डी वाले में ई आर एम एस आई आर एम एस और नहीं कॉस फाई है ना, कॉस फाई है, जल्दबाजी कर रहे हैं हम, कॉस फाई, तो कॉस फाई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। डी ऑप्शन में दिया है ई आर एम एस आई आर एम एस के साथ कॉस फाई, साइन नहीं होता है, यहाँ पे कॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है कि द टाइम डिफरेंस इन द एलआर सर्किट इज, टाइम डिफरेंस एलआर सर्किट में कितने के बराबर, तो सबसे पहले ये बताइए कि एलआर सर्किट के लिए एक्सएल कितना होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा और इंटू में एल, और अगर आप फेजर डायग्राम से जाएंगे तो फेजर डायग्राम में आई और ई जो होते हैं एलआर सर्किट के लिए, tan के साथ फाई हमने लिखा था कितने के बराबर, ये लिखा था एक्सएल और डिवाइड बाई कितना आर के बराबर, एक्सएल अपॉन में आर। अब यदि यहां से एक्सएल का मान हम रख दें तो एक्सएल बराबर कितना ओमेगा और इंटू में एल और डिवाइड बाई कितना ये नीचे वाला आर। अच्छा यहां से tan फाई इतना है, और हमसे क्या पूछा है टाइम डिफरेंस, बोले तो फेज डिफरेंस फाई का मान, तो बस यहां से फाई का मान निकाल दीजिए, फाई का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ये tan इधर जाके इनवर्स में, तो tan के साथ इनवर्स और ये हो जाएगा ओमेगा एल और डिवाइड बाई आर के बराबर, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। देख लेते हैं ऑप्शन में, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, ओमेगा एल अपॉन आर है, तो सी हमारा दिया है। डी में tan इनवर्स उल्टा कर दिया है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर नेक्स्ट 42 के बाद 43,
ये 43 में कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये डायरेक्ट हमने लिखवाया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, VS और अपॉन में VP, और ऑप्शन नंबर केवल ए में है VS अपॉन VP। पढ़ के केवल टिक करने हैं इसमें। 43 के बाद 44 में क्या कह रहा है, RC सर्किट की डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी अभी हमने लिखा था, आज का पहला क्वेश्चन ही था शायद 33 नंबर क्वेश्चन। आप पीछे जाइए। 33 नंबर क्वेश्चन में अभी अभी हमने L/R और RC के डायमेंशंस देखे थे। L/R और RC का ये रहा, ये क्या, ये RC कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन कितना आया था, M0 L0 T1। तो आ जाते हैं हम M0 L0 T1, इसका भी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 40 कितना, 44 है क्या, 44 में RC की डायमेंशन M0 L0 T1, ये नहीं होगा, T-1 है, M0 L2 -2 नहीं होगा, इसमें 0 है, नहीं होगा, इसमें T की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्टेंस होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिबाधा जिसको हम कहते हैं परिबाधा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इनमें से किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता कितना है, XL और इज इक्वल टू ओमेगा और इंटू में L। अगर आप क्वेश्चन देखें तो सब में 2πf दिया गया है, तो हम क्या जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 2πf के बराबर। बस इस ओमेगा को यहाँ पे रख दीजिए, तो इसलिए XL जो होगा वो कितने के बराबर, 2π के साथ f और इंटू में L के बराबर होगा। 2πfL शायद ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, क्लियर है, 2πfL के बराबर होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट 46 में कह रहा है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फॉर डायरेक्ट करंट, एक डीसी करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि डीसी में धारा अपनी मान बदलती है क्या, नहीं, अपनी दिशा नहीं बदलती है, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0 के बराबर, फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर। और ये क्या कह रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा और इंटू में L। और अभी अभी ओमेगा के बारे में क्या लिखे थे यार, 2π के साथ f और इंटू में कितना L। और डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो इसलिए 2π के साथ इसको क्या लिखेंगे हम, 2π फ्रीक्वेंसी 0 डीसी के लिए और इंटू में L, कुछ भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, XL का मान कितना हो जाएगा 0, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक डीसी के लिए 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन से में है, 0, ए पहले में ही दिया है और आगे सब में कुछ और ही दिए है। नेक्स्ट 46 के बाद 47 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और वोल्टेज की बात इसने करा है, ध्यान रहे, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर अभी अभी हमने आज भी एक क्वेश्चन करा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या पढ़े हैं कि स्टेप ऑफ वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। वोल्टेज बढ़ाता है मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ के मिलेगी, तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज में से सेकेंडरी की वोल्टेज अधिक होनी चाहिए, यानी VS ग्रेटर देन VP होना चाहिए। और VS ग्रेटर देन VP शायद ऑप्शन नंबर डी में, क्लियर है क्या, शायद ये अंतिम था 47 के आगे कुछ नहीं, 47 लास्ट अपना। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।